हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 41 के बारे में। ठीक है ना। कई लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑर्डर 41 पे लेक्चर बनाने के लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ जहाँ पे बताया गया है मूल डिग्रियों की अपील। इसमें टोटल 37 यहाँ पे रूल्स बताए गए हैं। ठीक है ना। 37 नियम बताए गए हैं जिसको हम एक के बाद एक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात तो ये कि मूल डिग्री की अपील मतलब मूल डिग्री होती क्या है, पहले तो आप ये समझिए। मूल डिग्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट में आप क्या करते हैं, सूट फाइल करते हैं। यानी कि जो जिस कोर्ट में आप पहली बार सूट फाइल करते हैं वहाँ पे क्या दिया जाता है, निर्णय दिया जाता है। निर्णय के बाद वहाँ पे डिग्री तैयार की जाती है। और आप अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उससे अपील कर सकते हैं। चाहे आप प्लेंटिफ हो, ठीक है, चाहे आप डिफेंडेंट रहे हों, ठीक है ना। इनमें से कोई भी क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बताया गया जो डिग्री दी गई है उसकी अपील होने के बारे में। ठीक है ना। तो मूल डिग्री जो दी गई है उसकी अपील आप करना चाहते हैं तो ऑर्डर 41 में आना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे भाग 7 यानी कि पार्ट 7 सीपीसी के यानी सेक्शन 96, ठीक है, सेक्शन 96 से 99 ए तक में, ठीक है ना, यहाँ पे मूल डिग्रियों की अपील के बारे में सेक्शन में बताया गया है। और उसी के साथ आपको ऑर्डर 41 पढ़ना है। सेक्शन तो हमने कवर कर लिए थे, ठीक है ना, अभी उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मूल डिग्री की अपील के बारे में या 96 में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो मैं डिस्कस करूँगा नहीं, सिर्फ इस दिखाने के लिए कि यहाँ पे 96 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है। भाग 7 की बात कर रहा हूँ, सीपीसी में भाग 7 जहाँ पे बताया गया है वहीं पे ये क्या बताया गया, 96 से स्टार्ट हो जाता है मूल डिग्री की अपील के प्रावधान के बारे में। जहाँ बताया गया एक पक्षी पारित मूल डिग्री की अपील हो सकती है। ठीक है। पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी, एक ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है। अब यहाँ पे देखें डायग्राम के थ्रू देखते हैं आपका 41, ठीक है ना, ऑर्डर 41। अब यहाँ पे डायग्राम को थ्रू समझते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। पढ़ना तो सभी है। ठीक है। 1 से लेकर 137 तक के जितने भी रूल हैं सभी पढ़ने हैं, लेकिन किस तरह से पढ़ना है आपको ये देखना है। तो डायग्राम तो पहले समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर इसको 4 भागों में डिवाइड करना है ऑर्डर 41 को। ठीक है। तो पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भाग में आपको इसको डिवाइड करना है। पहला भाग जहाँ आता है वो क्या कहता है, और रूल 1 से लेके 4 तक की बात, जहाँ पे बताया गया है कि जो आप अपील पेश करेंगे उसका प्रारूप कैसा होगा। ठीक है ना। उस पर आधार वगैरह रहते हैं कि किस ग्राउंड पे आप पेश कर रहे हैं। अगर सही नहीं हुआ तो उसको नामंजूर कर सकती है कोर्ट, या फिर उसमें संशोधन करने के लिए कह सकती है। विलंब है तो उसके लिए अलग से प्रोविजन दिया गया है कि आप विलंब से यहाँ अपील कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अलग प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है। ये होगी। उसके बाद आता है आपका रूल 5 से लेकर रूल 8 तक के प्रोविजन, जिसमें कहता है कि कौन सा न्यायालय निष्पादन को रोकेगा। यानी कि अगर आपने अपील की है और आप चाहते हैं कि जो निचली कोर्ट ने आपके खिलाफ जो भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया है वो उसको रोका जाए। ठीक है। तो कौन सा कोर्ट करेगा, जहाँ पे आपने अपील की है या फिर जिसने डिक्री दी है। तो ये बताया गया। अब एक चीज़ और कि प्रतिभूत के बिना स्टे नहीं। एक चीज़ तो आप भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप अपील करते हैं, ठीक है, ऑर्डर 41 के तहत जब आप अपील करते हैं तो उस अपील का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे जो आपकी निचली कोर्ट में डिक्री दी गई थी, निष्पादन के लिए डिक्री दी गई थी, वो ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप प्रतिभूति नहीं देंगे उसके बारे में तब तक वहाँ पे स्टे नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बिना प्रतिभूति का स्टे नहीं होगा, चाहे वो अपीलेट कोर्ट दे चाहे फिर उस कोर्ट के द्वारा दी जाए जिसने डिक्री पारित की है, जिसने एग्जीक्यूशन की डिक्री पारित की है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है 2 पार्ट और आते हैं। पहला एक और आता है कि 9 से लेकर 29 तक, यानी कि रूल 9 से लेकर रूल 29 तक में प्रोसीजर बताया है। अब प्रोसीजर किस चीज़ का, एक तो है आपका अपील को एडमिट करने का, अपील ग्रहण होने पर। ठीक है। तो इसमें 9 से लेकर 14 तक के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे 9 से 14 तक में तो बताया गया है, लेकिन इसमें है क्या क्या चीज़ें। पहला तो आता है आपका कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर में चढ़ाना होता है कि आपने ऐसे ऐसे अपील फाइल की, उसका एक नंबर मिलता है, ये सारी चीज़ें रहती है।
ठीक है ना। अपील एडमिट होने के लिए प्रतिभूति लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद समन नहीं बल्कि यहाँ पे नोटिस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आप फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट में जाते हैं, प्रथम बार के न्यायालय में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अपोजिट पार्टी को समन जारी होता है कि आपके अगेंस्ट में ये सूट फाइल हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप अपील करते हैं तो वहाँ पे नोटिस जारी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुनवाई का। यहाँ पे अपील एडमिट होने की तो हो गई, लेकिन उसके बाद सुनवाई तो होगी, हियरिंग होगी। तो 16 से लेकर 29 तक में यहाँ पे हियरिंग के बारे में बताया गया है, जहाँ पे बताया गया कि अपील की शुरुआत होगी, ठीक है ना। अपील खारिज हो सकती है, यानी कि। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट की रिस्पोंडेंट जो होते हैं, जो अपोजिट पार्टी में प्रत्यार्थी होते हैं, उनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। प्रत्याक्षेप यानी कि क्रॉस ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रतिप्रेषण। प्रतिप्रेषण का मतलब होता है रिमांड। रिमांड आपने सुना होगा, रिमांड वो क्रिमिनल वाला नहीं है रिमांड, कि आपको रिमांड पे भेजा जा रहा है, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिमांड का मतलब होता है कि जो केस आप अपील में आया है उसको क्या कर सकती है कोर्ट, निचली कोर्ट को फिर से वापस भेज सकती है, रिमांड कर सकती है कि आप वहाँ पे जो भी इशू है उस वहाँ पे सेटल किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल एविडेंस लेना। अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए भी 41-27 का आवेदन लगता है, ठीक है ना। ऑर्डर 41 रूल 27 ये हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट 30 से लेकर 37 तक के प्रोविजन, जहाँ पे बताया गया है अंतिम आदेश। यानी कि अंतिम आदेश का मतलब क्या होता है, निर्णय होगी और डिक्री होगी। तो निर्णय के बारे में 30 से लेकर 34 तक बताया गया है, और डिक्री के बारे में 35 से लेकर 37 तक के बारे में प्रोविजन पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम के थ्रू। आप एक बार इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, या फिर इसको आप नोट डाउन करिएगा। ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, आपको यहाँ पे पता चलता है कि कौन से रूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने बेयर एक्ट की तरफ। बेयर एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑर्डर 41 यहाँ पे मूल डिक्रियों का अपील के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो 2-3 चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जब सूट फाइल करते हैं फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट में, यानी कि प्रथम बार के न्यायालय में जब सूट फाइल करते हैं, तो वहाँ पे क्या देते हैं, प्लेंट देते हैं। यानी कि प्लेंट कहाँ पे है, ऑर्डर 7 में बताया गया है, ठीक है। तो ऑर्डर 7 जिस तरह से प्लेंट देते हैं, उसी प्रकार जब आप अपील करते हैं, मूल डिक्री की जब अपील करेंगे तो वहाँ पे मेमो फाइल होती है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अपील यानी कि अपील का एक ज्ञापन फाइल होता है। यहाँ पे ऑर्डर 7 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट में क्या करते हैं, WS फाइल करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी WS तो यहाँ पे भी फाइल होगा, ठीक है। ऑर्डर 8 यहाँ पे भी कवर होगा, ऑर्डर 8 यहाँ पे भी। तो ऑर्डर 8 जो है इसके लिए अलग से प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया है मूल डिक्री की अपील के लिए। ऑर्डर 8 ही यहाँ पे अप्लाई होता है। अब उसके बाद आता है आपका एक और आता है ऑर्डर 25, जहाँ पे प्रतिभूति लेने की बात आती है, जहाँ पे प्लेंटिफ वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो क्या दिया जाता है, प्रतिभूति ले जाती है। उसी प्रकार से मिलता जुलता प्रोविजन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है ना। प्रतिभूति आपको यहाँ पर भी देनी होगी। ये हो गई। अब एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जो डिक्री होल्डर है, ठीक है, जो डिक्री होल्डर होता है यानी जिसके पक्ष में मूल डिक्री हुई है, निर्णय एक तो होता है डिक्री होल्डर, ठीक है ना। डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है, जो डिक्री धारक होता है। दूसरा होता है निर्णीत ऋणी, ठीक है। निर्णीत ऋणी कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में फैसला नहीं आया है, ठीक है। तो वो चाहता है कि मैं अपील करूं, तो यहाँ पे अपील कर सकता है, ठीक है ना। भाई वो सेटिस्फाइड है नहीं, ठीक है, उसके पक्ष में फैसला आया नहीं, तो वो अपील तो करेगा। लेकिन क्या डिक्री होल्डर भी क्या अपील कर सकता है, भाई इस पक्ष में तो इसके ही आया है, लेकिन फिर भी अपील करना चाहता है, तो क्या कर सकता है। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, ठीक है ना, इसी वीडियो में। तो अभी आप इसको अगर बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे रूल 1 आता है। रूल 1 क्या कहता है, अपील का प्रारूप या ज्ञापन के साथ साथ क्या दिया जाना चाहिए। तो पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेंट फाइल नहीं होता, यहाँ पे क्या फाइल होता है, मेमो फाइल होता है, मेमोरेंडम ऑफ अपील, यानी कि अपील का प्रारूप या अपील का ज्ञापन। एक ज्ञापन इसमें बोला जाता है मेमोरेंडम को। तो वहाँ पे क्या क्या होगा उस ज्ञापन के साथ, तो हर अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी, ठीक है। अब जो अपील फाइल की जाती है, यानी जब ज्ञापन फाइल किया जाएगा, मेमो फाइल किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें साइन होगी। अब साइन किसके होंगे, या तो अपीलार्थी के होंगे,
ठीक है, जो इसने अपील की है वो साइन करके फाइल कर सकता है, या फिर उसके बिहाफ पे जो प्लीडर अपॉइंट करते हैं, जैसे आप वकील अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे वकील क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, उस ज्ञापन पे हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद न्यायालय में फाइल करता है और न्यायालय में ऐसे अधिकारी के समक्ष जो न्यायालय इस नियुक्त करे उपस्थित की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, इस निमित्त नियुक्त मतलब क्या होता है, अब डायरेक्ट आप कोर्ट में तब जाते नहीं आजकल, क्लियर। वो अब क्या होता है कि एक पंजीयन कार्यालय होता है, ठीक है। पंजीयन कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं जो पंजीयन करते हैं, वहाँ पे क्या होगा, आप केस को ले जाएंगे, उनको देंगे, वो क्या करते हैं, उसको रजिस्टर्ड करते हैं केस को, उसके बाद कुछ नंबर वगैरह जारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस अधिकारी के समक्ष जो न्यायालय में इस निमित्त नियुक्त करे, ठीक है, न्यायालय ने जिसे नियुक्त किया है उसके समक्ष क्या किया जाएगी, उपस्थापित का मतलब वहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी। ज्ञापन के साथ निर्णय की प्रति भी होगी, यानी कि आपने हस्ताक्षर करके पेश तो कर दिया उस अधिकारी के समक्ष, ठीक है, लेकिन साथ में क्या होगा, आप जिस डिक्री की अपील करना चाहते हैं, अब मान लीजिए मूल डिक्री की अपील करना चाहते हैं निचली कोर्ट की, लेकिन आपने क्या किया, उसकी प्रति नहीं लगाई, ठीक है ना, तो आपको उसकी क्या करना होगा, एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के उसके ज्ञापन के साथ आपको लगानी होगी उस सर्टिफाइड कॉपी की, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो हस्ताक्षर, ठीक है ना, उस अधिकारी के समक्ष उपस्थित करना होगा जिसे न्यायालय नियुक्त करे, और साथ ही साथ ज्ञापन के साथ क्या होगा, मेमो के साथ क्या होगा, निर्णय की प्रति होगी। उसके बाद आता है एक प्रोवाइजर दिया हुआ है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक वादों का साथ साथ विचारण किया गया है। अब यहाँ विचारण का मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल ट्रायल चल रही है, ठीक है, क्योंकि विचारण तो हमने पढ़ा है कि क्रिमिनल में ही होता है, ठीक है, सेशन ट्रायल हो गया, मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गया। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि विचारण का मतलब कि जहाँ पे आपने सूट फाइल किया था निचली कोर्ट में, वहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी उसका प्रोसीजर हुआ, जो कार्रवाई हुई है पूरी, ठीक है, जो सुनवाई हुई है, उसी को यहाँ पे विचारण के रूप में माना गया है, ठीक है, कहा गया है। तो यहाँ पे है जब साथ साथ विचारण किया गया है और उनके लिए एक ही निर्णय दे दिया गया है, यानी कि जहाँ पे सूट आपने फाइल किया वहाँ पे एक से अधिक सूट थे लेकिन सब मैटर एक ही था, तो वहाँ पे क्या किया गया है, उन सभी के लिए एक ही निर्णय दिया गया और उस निर्णय के अंतर किसी डिक्री के विरुद्ध चाहे उस अपीलार्थी द्वारा या भिन्न अपीलार्थी द्वारा, यानी कि जब अब एक से अधिक सूट हैं तो वहाँ पर एक से अधिक अपीलार्थी भी होंगे, ठीक है ना, वो भी चाहेंगे हम यहाँ पे सूट फाइल करें, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, उस डिक्री के विरुद्ध चाहे उस अपीलार्थी द्वारा, यानी कि जो अपील यहाँ पे लेके आ रहा है वो, या फिर उससे भिन्न जो भी अपीलार्थी हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अपीलें फाइल की गई हैं, यानी कि अब साथ साथ विचारण तो हुआ, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक वादों का। अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें अपील होगी। अपील कहाँ है, जो जहाँ 2 या 2 से अधिक अपील हुई, तो वहाँ पे क्या होगा, अपील न्यायालय एक से अधिक प्रतियां फाइल करने से अभिमुक्ति दे सकेगा, यानी कि आप कहेगा कि भाई आप लोग एक काम करें कि आप जितनी भी अपील आप लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे सेम निर्णय दिया गया है, ठीक है, निचली कोर्ट के द्वारा, फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होगा कि न्यायालय कहेगा कि आप लोग एक ही प्रति लेके आइए, यानी जो सर्टिफाइड कॉपी, जो जजमेंट हुआ, जो डिक्री हुई है, उसकी एक कॉपी आप लेके आइए, बाकी से मैं छूट दे देता हूँ, ठीक है ना, बाकी सबको उपस्थित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दूसरा आता है सब रूल 2। अब यहाँ पे क्या कहता है, ज्ञापन की अंतर वस्तुएं। अब एक ज्ञापन तो हो गया, एक ज्ञापन फाइल की जाएगी। अब एक ज्ञापन की अंतर वस्तु का मतलब वो क्या होता है कि ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें होंगी, एक ज्ञापन की कंटेंट्स क्या होंगे, तो उस डिक्री पर जिसकी अपील की जाती है आक्षेप के आधार, यानी कि किस आधार पर आप आना चाहते हैं, यानी कि उस डिक्री में जो डिक्री हुई है मूल डिक्री, उसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस ग्राउंड पे आप आना चाहते हैं यहाँ पे न्यायालय में, तो उस ग्राउंड को लिखेंगे, ठीक है ना। ज्ञापन में किसी तथ्य या विवरण के बिना संक्षिप्तता और सुभिन्न शीर्षकों वर्णित होंगे, यानी कि और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित होंगे, यानी कि जब आप इसमें अपील में, यानी जो ज्ञापन तैयार की जा रही है, मेमो तैयार की जा रही है, उसमें क्या करेंगे, पहला तो आपको ऑब्जेक्शन के जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है ना, वो चीज़ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें संक्षिप्त में लिखनी होगी, ठीक है ना, विवरण के बिना संक्षिप्ततः आपको शॉर्ट में लिखना होगा ग्राउंड्स, कि आप किस आधार पर आप आना चाहते हैं, ठीक है ना। और सुभिन्न शीर्षकों में, यानी कि विभिन्न विभिन्न जो शीर्षक हैं उसके अनुसार आपको उसमें लिखना होगा, और सभी जितने भी ग्राउंड्स आप लिखेंगे एक के बाद एक यहाँ पे क्या होंगे, संख्यांकित होंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना, या फिर ABCD नीचे के जो भी है उसके अनुसार आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राउंड्स लिखेंगे। ये हो गया आपकी कंटेंट्स ऑफ मेमो।
उसके बाद आता है जहां अपील धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध, वहां अपीलार्थी इतने समय के भीतर जितना अपील न्यायालय अनुज्ञात करे अपील में विवादग्रस्त रकम निक्षिप्त करे या उसके संबंध में ऐसी प्रतिभूति दे जो न्यायालय ठीक समझे। अब मान लीजिए जो यहाँ पे डिक्री आई हुई है वो डिक्री किस चीज़ की है, मनी डिक्री है, यानी धन के संदाय के लिए यहाँ पे निर्णीत ऋणी को डिक्री जारी हुई कि आप क्या करें। जैसे मान लीजिए ए है, इस ये निर्णीत ऋणी है और ये डिक्री होल्डर है बी। अब यहाँ पे इसके पक्ष में तो आया, लेकिन ये क्या हुआ, निर्णीत ऋणी है, इसको पैसे देने हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप इसको 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है ना, मनी डिक्री आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये इसको 50 लाख देने हैं, तो यहाँ पे क्या किया, इसने अपील कर दी, ठीक है ना। तो अपील में तो ऐसा होगा नहीं कि आपने अपील की और वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन था वो समाप्त हो गई, यानी कि वो रुक गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने अपील किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन थी वो रुक जाएगी। तो इसने अपील कर दी, जो निर्णीत ऋणी था, निर्णीत ऋणी कौन है, ए है। तब यहाँ पे क्या होगा कि इससे न्यायालय कहेगी, यानी कि जहाँ पर अपील कर रहा है, यानी कि जिस कोर्ट में अपील कर रहा है, सी नाम का जैसे कोर्ट है, यहाँ पे अपील करता है, तो सी नाम का जो कोर्ट है वो क्या कहेगा, भैया एक काम करो, जितने भी विवादग्रस्त रकम है, यानी कि 50 लाख इसने कहा है ना देने के लिए, तो आप एक काम करो 50 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर दो, ठीक है ना, डिपॉजिट कर दो, निक्षिप्त कर दो विवादग्रस्त जो रकम है, या फिर इस रकम के संबंध में कोई क्या करो, एक प्रतिभूति दो, आप प्रतिभूति दो, जैसे जो न्यायालय ठीक समझे उस प्रकार से यहाँ पे ऑर्डर कर सकती है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, आधार जो अपील में लिए जा सकते हैं। अब कौन से आधार अपील में लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था ना इस डायग्राम के फॉर्म में, तो वहाँ पे एक प्रारूप आया था 1 से 4 में, उसके बाद दूसरा आया था आधार। आधार के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अपीलार्थी न्यायालय की इजाज़त के बिना, अपीलार्थी क्या कर सकेगा, न्यायालय की इजाज़त के बिना आक्षेप के किसी भी ऐसे आधार को जो अपील के ज्ञापन में वर्णित नहीं है, ना तो पेश करेगा ना उसके समर्थन में सुना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब न्यायालय की इजाज़त के बिना क्या नहीं किया जाए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन, यानी कि जो अपीलार्थी है जो अपील करना चाहता है वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं फाइल नहीं कर सकता, वो उसी ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, उसके उसी ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा जो ज्ञापन में वर्णित है। यानी कि इसने मेमो फाइल किया, मेमो में जिस जिस ग्राउंड्स को इसने बताया है उसी ग्राउंड्स पे सुना जाएगा न्यायालय के द्वारा, ठीक है। उसी ग्राउंड्स के बारे में ये प्लीडिंग करेगा, वहाँ पे बहस करेगा, और उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई अदर ग्राउंड्स नहीं लेगा, ठीक है। किंतु अपील न्यायालय अपील का विनिश्चय करने में आक्षेप के उन आधारों तक सीमित ना रहेगा जो अपील के ज्ञापन में वर्णित है। अब यहाँ पे क्या बता दिया है, अपील जो जिस व्यक्ति ने अपील की है उसके लिए तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि उसको मना कर दिया कि आपने जो जो ग्राउंड्स आपने मेमो में फाइल किए, यानी मेमो में लिखे हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील में, ठीक है, तो सिर्फ उसी के बारे में आप बोलेंगे, साथ ही साथ आप उसी के समर्थन करेंगे, उसी के बारे में बहस करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन कोर्ट स्वयं जो अपीलेट कोर्ट है उस इस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। वो चाहे तो उस मामले में, यानी जो मेमो में ग्राउंड्स लिए गए हैं उसके अलावा भी कोई ग्राउंड्स ले सकता है, उस पर जो भी कार्रवाई है वो कर सकता है, ठीक है ना। अपीलेट कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, सिर्फ जो व्यक्ति ने अपील फाइल की है, जिस मेमो में जो ग्राउंड्स ले हैं उसी के आधार पर बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो अपील न्यायालय है वो सीमित नहीं है, ठीक है ना, वो कुछ भी बोल सकता है, अदर ग्राउंड्स के बारे में भी यहाँ पे बोल सकता है, उसके बारे में कुछ भी मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, जो भी वहाँ पे जिस अपील न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो सारी यूज कर सकता है, या जो न्यायालय की इजाज़त से उन नियमों के अधीन किए गए हैं, यानी कि न्यायालय की इजाज़त से उन नियमों के अधीन, यानी कि जो नियम यहाँ पे विहित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा। परंतु न्यायालय अपने विनिश्चय को किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक कि उस पक्षकार को जिसके प्रभाव पड़ता है उस आधार पर मामले को प्रतिवाद करने का पर्याप्त अवसर ना मिला हो। अब यहाँ पे न्यायालय अदर ग्राउंड्स पे बात तो कर सकता है, ठीक है ना, अदर ग्राउंड्स पे कोई डिसीजन तो दे सकता है, लेकिन कब नहीं देगा, जब तक कि जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है ना, प्रतिवादी है, उसके प्रतिवाद को सुन नहीं लेता है, ठीक है ना, जो अपोजिट पार्टी है उसको पर्याप्त अवसर नहीं दे देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अन्य आधार पे मान लीजिए सुना न्यायालय ने, और उससे क्या हुआ, जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या हुआ, कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसको सुना जाएगा भैया, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ए ने फाइल किया अपील, ठीक है,
कि मुझे 50,000 देने का ऑर्डर डिक्री हुई है, किसको, बी को देने को। अब यहाँ पे क्या होता है, अन्य आधार मान लीजिए लेता है और बी को क्या होता है कि अब ए को मना कर देता है कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, कि आप एक काम करो, यहाँ पे डिक्री सेटिस्फाइड करते हैं, आपको नहीं देना 50 लाख। तो भाई इसके ऊपर तो अफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है ना, प्रभाव पड़ेगा बी के ऊपर। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया कि इसको सुनेगा पहले, उसके बाद अदर ग्राउंड जो भी है उस पर डिसीजन लेगा। उसके बाद आता है नियम 3। नियम 3 क्या कहता है, ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन, यानी कि जो अपील फाइल की गई है ना उस पर क्या कर सकता है, उसको जो अपीलेट कोर्ट है उसको नामंजूर कर सकता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है उसको, ठीक है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जब प्लेन फाइल होती है तो उसमें भी रिजेक्शन का ग्राउंड है कि किस किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि ज्ञापन का नामंजूर किया जाना या संशोधन करने के बाद जहाँ अपील का ज्ञापन इनमें से पूर्व विहित रीत में नहीं लिखा गया है, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है ना, रूल 1 पढ़ा, ठीक है ना, रूल 2 पढ़ा। अब उसमें क्या हुआ, जो जो चीज़ें बताई गई हैं अगर उस अपील के ज्ञापन में नहीं है, मेमो में नहीं है, तो इसके पूर्व विहित रीत में अगर नहीं लिखा गया तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, नामंजूर किया जा सकता है, ठीक है ना। कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, या फिर अपीलार्थी को ऐसे समय के भीतर संशोधित किए जाने के प्रयोजन से जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए लौटाया जा सकेगा, और तभी और वहाँ ही संशोधन किया जा सकेगा। यानी कि अब न्यायालय क्या कर सकता है कि आप एक काम करिए, नामंजूर नहीं कर रहे हैं या रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसमें जो अपील आपने फाइल की है उसको क्या करें, उसको संशोधित कर लें, ठीक है। संशोधित करने के लिए लौटा सकता है, या फिर क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, ये फाइल लो, अभी यहाँ पे आपका क्या कर दो, अमेंडमेंट कर दो, ठीक है। तो अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, वहाँ पर भी किया जा सकता है, या फिर बाद में भी कह सकता है, ये एक टाइम दे सकता है कि इतने दिन के अंदर आपको क्या करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है आपका यहाँ पे, जहां न्यायालय किसी ज्ञापन के नामंजूर करे वहां ऐसी नामंजूरी के कारणों को लेखबद्ध करेगा, यानी कि जिस ज्ञापन को, जिस मेमो को यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है उस न्यायालय के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा, तो वहां पे क्या करेगा, उस न्यायालय के द्वारा अपने रीजन को रिकॉर्ड करना होगा, भाई क्यों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, जहां अपील के ज्ञापन संशोधन किया जाता है वहां न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त नियुक्त किया हो उस संशोधन को हस्ताक्षरित या अध्यक्षरित करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यायालय ने संशोधन का आदेश तो दिया, अब संशोधन उसमें किया गया, जब संशोधन किया गया तो वहाँ पे जो न्यायाधीश है या फिर ऐसा अधिकारी जिसको अपॉइंट किया गया है वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। जहाँ पर भी संशोधन किया, मान लीजिए जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या करना था, किसी दूसरे का नाम लिखा था, अब मैंने यहाँ पे आशीष कर दिया। अब यहाँ पे जब आशीष कर दिया है नाम, तो इसमें क्या करना होगा, जज होगा या फिर जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वहाँ पे साइन करेगा, इसी के ऊपर क्या कर देगा, साइन कर देगा, ठीक है। या तो पूरा साइन कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, या फिर अध्यक्षरित। अध्यक्षरित का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल सिग्नेचर होता है, छोटा सा सिग्नेचर जैसे करके कुछ भी बना दिए, ठीक है ना, तो वो इनिशियल सिग्नेचर होता है, या तो पूरा हस्ताक्षर करो या फिर इनिशियल सिग्नेचर करके यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका रूल 3। अब आता है आपका रूल 3A। रूल 3A क्या कहता है, ये डिले के ग्राउंड पे अब बात करता है। डिले का ग्राउंड का मतलब जैसे आप देखेंगे जहां पे लिमिटेशन एक्ट की बात आती है, लिमिटेशन अगर समाप्त हो जाता है उसके बाद जो अपील फाइल की जाती है तब वहां पे क्या करना होगा, उस अपील के साथ एक आवेदन लगाना होगा कि भैया हम क्यों यहाँ पे लेट आए हैं, ठीक है ना, क्या कारण था, वो चीज़ बताना है। तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 भी देखेंगे तो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन उसके तहत लगती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि विलंब की माफ़ी के लिए आवेदन किया जाता है जब कोई अपील उसके लिए विहित परिसीमा काल के पश्चात उपस्थापित की जाती है, यानी परिसीमा काल जितना लिमिटेशन था, मान लीजिए 30 दिन का लिमिटेशन था कि आप 30 दिन के भीतर, जिस दिन डिक्री हुई उस डिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, आपको अपील कर सकते हैं, इतना टाइम लिमिट है। लेकिन यदि मान लीजिए वो 30 दिन के बाद मान लीजिए 31वें दिन आता है या फिर इसके कुछ दिन बाद और आता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, इसे शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन होगा, यानी कि बाय एफिडेविट एक एप्लीकेशन लगानी होगी, एक आवेदन लगाना होगा जिसमें वे तथ्य वर्णित होंगे जिन पर अपीलार्थी न्यायालय का समाधान करने के लिए निर्भर करता है। यानी कि जो अपीलार्थी जो चाहता है, यानी कि
वो चाहता है कि इस ग्राउंड मतलब इस आधार पे मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया था, ठीक है ना, इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, जिस कारण को न्यायालय के समाधान का लेकर निर्भर करता है, वो क्या होगा, ऐसी अवधि के भीतर फाइल न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण नहीं था। यानी वही चीज़ बताया गया है कि जो भी कारण था, ठीक है ना, कि क्यों वहाँ पे उपस्थित नहीं कर पाया था उस अपील को, वो सारे रिकॉर्ड करने के वहाँ पे आप फाइल करेगा। लेकिन आवेदन कैसा होगा, शपथ पत्र द्वारा समर्पित होगा, यानी बाय एफिडेविट आवेदन करना होगा। अब यहाँ पे आता है दूसरा कि न्यायालय समझता है प्रत्यय की सूचना को जारी किए बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है। यदि मान लीजिए न्यायालय समझता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है, ठीक है ना, कि इसको नामंजूर किया जाए, तो पहले वहाँ पे क्या करेगा, जो प्रत्यर्थी है उसको एक सूचना जारी की जाती है। जैसे मैं पहले बताया था ना, समन जारी होता है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सूचना जारी हो रही है कि भैया आपके खिलाफ यहाँ पे क्या हुआ है, अब मेमो फाइल हुआ है, अपील फाइल हुई है और यहाँ पे डीले के ग्राउंड पे आए हैं, ठीक है ना, डीले हुआ है इतने दिन का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो जो डीले वाली एप्लीकेशन है ना, तो यथास्थित नियम 11 नियम 13 के अधीन अपील को निपटाने के लिए अग्रसर होने के पूर्व न्यायालय मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा, ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को अंतिम रूप से पहले विनिश्चय करेगा भाई डीले का ग्राउंड है कि नहीं। तब यहाँ पे बात करें नियम 11, ठीक है, नियम 13 तो यहाँ पे अब खत्म हो चुका है, ठीक है, तो नियम 11 है आपका। तो नियम 11 क्या कहता है आपका, ये खारिजी के बारे में बात करता है, ठीक है ना, कि कब खारिज किया जा सकता है, जब उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पे खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जहाँ नियम 1 के अधीन आवेदन किया गया, नियम 1 के अधीन कौन सा आवेदन किया जा रहा है, ठीक है, उपनियम 1 के अधीन, तो यहाँ पे डीले के ग्राउंड वाला है पूरा एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे न्यायालय उस डिक्री के विरुद्ध जिसकी फाइल अपील फाइल किए जाने की प्रस्तावना है, निष्पादन को रोकने के लिए आदेश उस समय तक नहीं करेगा जब तक नियम 11 के अधीन सुनवाई के पश्चात अपील सुनने का विनिश्चय नहीं कर लेता। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब भाई यहाँ पर डीले का ग्राउंड तो है, ठीक है ना, तो डीले के ग्राउंड का जो आवेदन है उसके साथ क्या किया गया है, एक एग्जीक्यूशन वाले फिर एप्लीकेशन लगा दी है कि जो एग्जीक्यूशन की डिक्री हुई है निचली कोर्ट से कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, तो वहाँ पर उसको रोका जाए, इसकी भी एप्लीकेशन है। तब यहाँ पे क्या होगा कि न्यायालय नियम 11 के अधीन जब तक सुनवाई को अपील सुनने का भी निश्चय नहीं कर लेता, यानी कि रूल 11 क्या कहता है कि वहाँ पर देखा जाता है कि अपील सुनने लायक है भी या नहीं है, खारिज करने लायक है या नहीं है, ये सारी चीज़ देखता है, उसके बाद इसको यहाँ पे सुनेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई जब एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को रोकने के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई गई है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो रूल 4 है, रूल 4 क्या कहता है, कई वादियों और प्रतिवादियों में से एक पूरी डिक्री को उल्टवा सकेगा और जहां वह ऐसे आधार पर दी गई है जो उन सभी के लिए सामान्य है। अब हमने देखा था जैसे 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2, 3, 4 जितने भी हैं, इतने वाद हैं, ठीक है ना, वादों का विचारण किया गया। अब उसमें क्या हुआ, एक ही प्रकार की डिक्री दी गई। जब एक ही प्रकार की डिक्री दी गई है तो इसमें इनके ग्राउंड भी सामान्य होंगे, ठीक है ना, एक समान ग्राउंड होंगे कि ऐसे अपील करने का। तो क्या होता है कि जब कई वाद हैं, कई अपीलार्थी हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए एक ने अपील कर दी, जब एक ने अपील कर दी और उस अपील में जो भी डिक्री हुई है वो सभी पे बाउंड होगी, भले इसमें दूसरे तीसरे अपीलार्थी ने अपील फाइल ना की गई हो, ठीक है, फिर भी यहाँ पे इन सभी पे बाउंड होगी, ठीक है ना। अगर इसको मान लीजिए निर्णय डिक्री होल्डर जो है, ठीक है ना, जो डिक्री होल्डर है, अब उसके खिलाफ जितने भी डिक्री होल्डर रहे होंगे, अब अपीलार्थी जितने हैं तो उतने डिक्री होल्डर भी होंगे, तो उन सभी पे सामान्य रूप से लागू होंगे। बस इतना ही कहता है कि भाई चाहे एक फाइल करें, चाहे 2 फाइल करें, चाहे सब फाइल कर दें, अगर उसमें आधार समान है, ठीक है ना, अपील करने का, तो वहाँ पे अगर उलटता है डिक्री को अपीलेट कोर्ट, तो उन सभी पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक पे अप्लाई हुआ, एक दूसरे पे अपील नहीं किए थे तो उस पर अप्लाई नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन सभी पे अप्लाई होगी। जहां बाद में एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं और वाद वह डिक्री जिसकी अपील की जाती है, जिस किसी ऐसे आधार पर दी गई है जो सभी वादियों या सभी प्रतिवादियों के लिए सामान्य है, यानी कि जो ग्राउंड्स लिए गए हैं, जो आधार लिए गए हैं, वो आधार सभी प्रतिवादी के लिए या फिर वादी के लिए जो भी हैं, ठीक है ना, उन सभी के लिए क्या है, ये सामान्य है, सी बात थी कि इसी आधार पे अपील हो सकती थी। तो वहाँ पे वादियों
या प्रतिवादियों में से कोई भी एक पूरी डिक्री की अपील कर सकता है, यानी कि पूरी जितनी डिक्री है उन सभी की अपील कर सकता है और अपील न्यायालय तब उस डिक्री को यथास्थिति सभी वादियों या प्रतिवादियों के पक्ष में उलट सकेगा, उसमें फेरफार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पे अप्लाई हो जाएगी, चाहे एक अपील फाइल करे चाहे दूसरे अपील फाइल करें। अगर ग्राउंड सेम है, मैटर उसी प्रकार का है जिसमें एक ही प्रकार का डिक्री दिया गया था, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आता है कार्यवाहियों का और निष्पादन का रोका जाना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मूल डिक्री, जैसे आपने फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में क्या किया है, पहली बार की जो कोर्ट थी जहाँ पे आपने सूट फाइल किया था, अब वहाँ पे सूट फाइल किया, यहाँ पे डिक्री हो गई। अब डिक्री जब हो गई तो उसका एग्जीक्यूशन की भी डिक्री होगी, ठीक है ना, कि उस जो भी डिक्री हुई उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब जैसे बी को क्या हुआ, निर्णित रेडी है और ए क्या है, डिक्री होल्डर है, ठीक है ना, डिक्री धारक हो गए। अब बी को कहा गया कि भैया आप एक काम करो, 5 लाख रुपए इनको दो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपील करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे अपील उसने कर दी, तो अपील का मतलब तो ये है नहीं कि आपका जो एग्जीक्यूशन की डिक्री थी वो रुक जाएगी, एग्जीक्यूशन तो होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एग्जीक्यूशन तो होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, एग्जीक्यूशन रोकने के लिए भी एप्लीकेशन लगानी होगी कि आप एप्लीकेशन लगाएं। तो आप एप्लीकेशन कहाँ लगा सकते हैं, या तो निचली कोर्ट में भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपीलेट कोर्ट में भी। तो अपील का प्रभाव, जिस डिक्री या आदेश की अपील की गई है, यानी जिस डिक्री या आदेश की अपील की गई है उसके अधीन की कार्यवाही को रोकना नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ बताया कि अपील का प्रभाव क्या होगा। अपील का प्रभाव ये नहीं है कि कार्यवाही को रोक दी गई है, ठीक है, किंतु यदि न्यायालय आदेश दे तो कार्यवाहियाँ रोकी जा सकेंगी। अब यहाँ पे कार्रवाई तो रुक नहीं सकती है, जनरल प्रिंसिपल ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यायालय आदेश कर सकता है यदि न्यायालय को लगता है कि भाई यहाँ पे क्या करना होगा, कार्रवाई को रोका जाना आवश्यक है, तो वहाँ पे रोक सकता है, वो आदेश कर सकता है। ठीक है, तो केवल इस कारण से कि डिक्री अपील की गई है, ठीक है, डिक्री का निष्पादन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपील की डिक्री हुई है तो यहाँ पे अगर डिक्री का निष्पादन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यायालय ने आदेश कर दिया, किंतु अपील न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन रोके जाने का आदेश पर्याप्त हेतु से दे सकेगा, यानी कि जो पर्याप्त कारण है उसको देखेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा, उस कार्रवाई को रोकने का आदेश कर सकता है। ठीक है, तो अपील का जनरल प्रिंसिपल क्या है, अपील का मतलब ये नहीं कि जो कार्रवाई है वो रुक जाएगी, डिक्री का निष्पादन नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब न्यायालय यहाँ पे कार्रवाई को रोके जाने का स्पेशल आदेश देगा तभी यहाँ पे रुकेगी, जो भी उसका कारण होगा, पर्याप्त हेतु होगा, उसके अनुसार यहाँ पे आदेश करेगा। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, स्पष्टीकरण क्या कहता है, डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय का आदेश प्रथम बार के न्यायालय को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से प्रभावी होगा, यानी कि जब यहाँ पे अपील रोके जाने का वो दिया गया है आदेश, तब वहाँ पे किस तारीख से वो प्रभावी होगा, जिस तारीख को वहाँ पे जिस कोर्ट ने डिक्री दी थी, यानी कि जैसे ए नाम की कोर्ट ने डिक्री दी थी, बी में अपील फाइल हुई, अब बी ने क्या कर दिया, अपील फाइल हुई थी तो उसने क्या कर दिया, जो बोला कि जो कार्रवाई चल रही है, एग्जीक्यूशन वगैरह चल रही है, उसको रोक दिया जाए। तो जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा तो यहाँ पे जब संसूचना की तारीख से प्रभावी हुई, यानी जब एक नाम के कोर्ट को पता चल गया कि भाई एग्जीक्यूशन रोक दी गई, रोकने का आदेश हुआ है, तब यहाँ पे क्या करेगा, ये रुक जाएगी। ठीक है, किस तारीख से, जिस तारीख से यहाँ पे इसको संसूचित किया गया है। किंतु निष्पादन को रोकने के लिए आदेश की या उसकी प्रतिकूल किसी आदेश की अपील न्यायालय से प्राप्ति होने तक प्रथम बार का न्यायालय अपीलार्थी की उस व्यक्ति जानकारी पर आधारित ऐसा शपथ पत्र पर कार्रवाई करेगा जिसमें वह कथित होकर डिक्री के निष्पादन रोकने के लिए अपील न्यायालय के आदेश दे दिए गए। अब मान लीजिए बी नाम के जैसे कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, इसने ऑर्डर कर दिया कि आपको क्या करना है, अपील जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकना है। ठीक है, निचली कोर्ट को, ए को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ए के पास पहुँचने में टाइम लग रहा है, तो जब भाई जिसने अपील की है उसको तो पता हो गया ना कि यहाँ पे ऑर्डर हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो बी नाम, जैसे मान लीजिए सी नाम का व्यक्ति था जिसने अपील की थी, वो क्या करेगा, वो जाएगा निचली कोर्ट में जहाँ पे डिक्री पारित की गई थी। ठीक है ना, जहाँ पे एग्जीक्यूशन का डिक्री यहाँ पे ऑर्डर किया गया था। अब यहाँ पे जाएगा, अब ये क्या करेगा, एक शपथ पत्र में अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर क्या करेगा, उसमें एक शपथ पत्र देगा। शपथ पत्र कहाँ, जिसने डिक्री पारित की थी वहाँ पर देगा कि यहाँ पे निष्पादन को रोकने के लिए अपील न्यायालय ने क्या कर दिया है, आदेश कर दिया है, भैया हमारा जो एग्जीक्यूशन का डिक्री आपने जारी किया है ना उसको रोक दो।
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी व्यक्तिगत जानकारी पर भी क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वहाँ पे पहुँचने में तो टाइम लगेगा भाई, कागज़ है ना, तो यहाँ पे ऐसे जाता है तो वहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसकी व्यक्तिगत जानकारी पर, शपथ पत्र पे क्या किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। उसके बाद अब आता है नियम 5 का उपनियम 2, ठीक है ना, रूल 5 का सब रूल 2। अब ये क्या कहता है, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्वारा रोका जाना। अभी तो अपीलेट कोर्ट रोक रही थी, ठीक है, जो सब रूल 1 पढ़ा हमने, उसमें अपीलेट कोर्ट ने रोका था कि एग्जीक्यूशन नहीं किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिसने डिक्री पारित की है अब वही रोक रहा है। तो वहाँ पे जहाँ किसी अपील ने डिक्री के निष्पादन को रोके जाने के लिए आवेदन उस समय के अवसान से पूर्व जो उसकी अपील करने के लिए अनुज्ञात है, यानी कि जो जिस तारीख को, ठीक है ना, अपील एक्सपायर हो रही है, यानी अपील करने के टाइम एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले एक आवेदन कर दिया जा रहा है किस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने डिक्री पारित की थी। तो वहाँ डिक्री पारित करने वाला न्यायालय निष्पादन को रोके जाने के लिए आदेश पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर दे सकेगा। यानी कि आपको कारण तो बताना होगा, ठीक है ना, चाहे अपीलेट कोर्ट में चले जाओ, चाहे यहाँ निचली कोर्ट में आ जाओ, ठीक है ना। अगर डिक्री जो का निष्पादन जो रोकने के लिए आपको आवेदन देना है, ठीक है, उसके लिए पर्याप्त हेतु दर्शित करना होगा भैया, ठीक है ना। पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं करोगे, पर्याप्त कारण नहीं बताओगे, तब यहाँ पर क्या होगा, उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड आता है, थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। थर्ड क्या कहता है, निष्पादन रोके जाने के लिए कोई आदेश नियम 1-2 के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसे देने वाला न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता। अब न्यायालय को क्या होगा, पूरी तरह सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भैया आपको क्या करना है, रोके जाने का आदेश देना है, लेकिन कब देना है, कौन किस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या कहता है, यदि वह आदेश ना दिया गया तो परिणाम यह हो सकता है कि निष्पादन को रोके जाने का आवेदन करने वाले पक्षकार को सारवान हानि होती है, यानी कि यहाँ पे उसको हानि हो सकती है, जो अपीलार्थी है, ठीक है ना, उसको हानि हो सकती है पक्षकार को, इसलिए इसको निष्पादन को रोके जाने का आवेदन करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आता है कि आवेदन अयुक्तिक विलंब के बिना किया गया हो, यानी कि जो आवेदन किया गया है ना वो किसी बिना देरी के किया गया हो, ठीक है ना, डिले नहीं किया गया हो कि आपने कुछ बहुत टाइम लगा दिए इस एप्लीकेशन को देने में, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर युक्त टाइम में आपने दिया है तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है कोर्ट। तीसरा आता है कि आवेदक ने ऐसी डिक्री या आदेश के सम्यक रूप से पालन के लिए जो अंत में उसके लिए अबद्धकार हो प्रतिभूति दे दी हो, यानी कि यहाँ पे आवेदक ने, यानी जो जिसने आवेदन किया है कि जो डिक्री का निष्पादन है वो रोका जाए, तो वो क्या करेगा, एक प्रतिभूति भी देगा, ठीक है ना। प्रतिभूति किस बात की देगा, इस बात की कि जो यहाँ पे डिक्री का आदेश होगा, यानी कि अंतिम आदेश जो भी होगा उसको हम पूरी तरह से मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए भी प्रतिभूति देनी होगी। तो वो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने प्रतिभूति नहीं दी तो आपका स्टे भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रतिभूति देनी होगी कि उस किसके लिए, सम्यक पालन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कि उस डिक्री आदेश का आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी लास्ट डिक्री जो अंत में उसके लिए अबद्धकार होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है कि उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उपनियम 3 के अधीन अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, युक्ति विलंब के बिना होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे प्रतिभूति दे दी हो, तो वहाँ पे उसके अधीन रहते हुए न्यायालय क्या करेगा, आवेदन की सुनवाई लंबित रहने तक निष्पादन रोके जाने के लिए एक पक्षी आदेश कर सकता है, यानी कि जब तक आवेदन पूरी तरह सुन नहीं लिया गया है, ठीक है। आवेदन की सुनवाई का मतलब क्या होता है, भाई आपने आवेदन लगाया लेकिन उसकी जो सामने वाली पार्टी है उसको भी तो सुनना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, यदि उसमें टाइम लग रहा है तो यहाँ पे एक पक्षी आदेश कर सकता है न्यायालय यहाँ पे रोके जाने के लिए। कब तक, जब तक कि अपील सुनवाई के लिए पेंडिंग में है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है पूर्वगामी उपनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वहाँ अपीलार्थी नियम 1 के उपनियम 3 में निर्दिष्ट निक्षेप करने या प्रतिभूति देने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय डिक्री के निष्पादन को रोकने वाला आदेश नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ की जब तक आप प्रतिभूति नहीं देंगे स्टे नहीं होगा। तो वही चीज़ बताया गया कि यहाँ पे यदि आप डिपॉजिट करने में या फिर प्रतिभूति देने में असफल रहते हैं तो वहाँ पे डिक्री का निष्पादन रोकने वाला आदेश नहीं किया जाएगा कि वहाँ पे डिक्री का निष्पादन रोका जाए, ठीक है ना। ऐसा आदेश नहीं होगा कब तक, जब तक कि आप प्रतिभूति या आप वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर देते हैं, जो न्यायालय कहता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 क्या कहता है
किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश की दशा में प्रतिभूति, ठीक है, जब डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश हो रहा है उसके लिए प्रतिभूति लेने की बात यहाँ पे की गई है। जहाँ ऐसी डिक्री के निष्पादन, पहले मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ, ठीक है। जहाँ ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश किया गया है, यानी कि जहाँ पे डिक्री के निष्पादन की बात की जा रही है, ठीक है, एग्जीक्यूशन की, डिक्री की बात नहीं की रही है, डिक्री के निष्पादन की बात की जा रही है। जहाँ डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश किया गया है और अपील पेंडिंग में है, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो गया और आपने अपील की हुई है, वो अपील क्या है, पेंडिंग है। वहाँ डिक्री पारित करने वाले न्यायालय अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त हेतु दर्शित किए जाने पर ऐसी संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए जो डिक्री के निष्पादन में ली जाए, यानी कि जो डिक्री के निष्पादन में जो संपत्ति ली जा रही है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर अपीलार्थी ने पर्याप्त हेतु दर्शित कर दिया तब वहाँ पर ऐसी संपत्ति के मूल्य को देने के लिए या और अपील न्यायालय का डिक्री या आदेश के सम्यक पालन के लिए प्रतिभूति का लिया जाना अपेक्षित करेगा। वैसे ही हेतु के लिए निर्देश अपील न्यायालय की डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को दे सकेगा प्रतिभूति ले, ठीक है ना। तो अपील न्यायालय भी कर सकता है कि क्या कर सकता है कि आप जो भी डिक्री पारित की गई है डिक्री के निष्पादन के लिए उसके लिए क्या करें, प्रतिभूति ले लें, या फिर जो अपील डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है उसको ही अपीलार्थी ने क्या कर दिया, पर्याप्त हेतु बता दिया, तब वहाँ पर क्या कर सकता है, उसके लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, ठीक है ना। या तो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने या फिर अपीलेट कोर्ट ने क्या कर दिया है, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को डायरेक्शन दे दिया है कि आप क्या करें, उसकी सिक्योरिटी ले लें, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ तो बताई गई है। अब आता है दूसरा कि जहाँ डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति के विक्रय का आदेश कर दिया गया है। अब जहाँ पे क्या किया गया है, डिक्री के निष्पादन, अब सूट काय के लिए था, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। अब उसको क्या करना है कि निष्पादन में इस प्रॉपर्टी को सेल करने की बात आ गई, ठीक है। तो सेल करने के यहाँ पे आदेश कर दिया गया है और ऐसी डिक्री के अपील लंबित है वहाँ उस न्यायालय से जिसने आदेश किया था निर्णीत ऋणी के आवेदन करने पर विक्रय को प्रतिभूति देने के बारे में या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि जब अपील की गई है तो निर्णीत ऋणी जो होता है, निर्णीत ऋणी कौन होता है, जिसके पक्ष में नहीं होता है निर्णय, ठीक है ना, तो वो निर्णीत ऋणी होता है। तो वहाँ पे अगर उस पक्ष में नहीं आया तो वो अपील फाइल करेगा। अब भाई अब यहाँ पे क्या बताएगा न्यायालय से कि भाई हमने क्या किया है, अपील फाइल की है, ठीक है ना, अपील फाइल की है तो उसके लिए तब तक के लिए तो रोक दो। तो वहाँ पे क्या कहेगा, अगर वहाँ पे प्रतिभूति दे दी जाती है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता तो वहाँ पे उसको रोक दिया जाएगा। किसको रोक दिया जाएगा, जिसने डिक्री के निष्पादन स्थावर संपत्ति को सेल करने का आदेश किया गया था। कब तक रोका जाएगा, जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता। ये कैसे करेगा, निर्णीत ऋणी के आवेदन पर करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे नियम 8 क्या कहता है, डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश की अपील में शक्तियों का प्रयोग, जहाँ अपील डिक्री के विरुद्ध नहीं की गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अपील की जा रही है वो डिक्री के विरुद्ध नहीं है, किसके, तो फिर किसके विरुद्ध है, डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश के विरुद्ध, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन के बारे में बात की जा रही है। जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन की डिक्री के आदेश किया गया है वहाँ पे उसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, तब वहाँ पर बताया गया है कि वो सारे रूल्स यहाँ पे भी यूज हो जाएंगे। कौन से रूल, जो वहाँ पर नियम 5 और नियम 6 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर भी यूज होंगे, ठीक है। चाहे आप आदेश की अपील करो, ठीक है, डिक्री की अपील करो, या फिर आप डिक्री के निष्पादन में किए गए आदेश के विरुद्ध अपील करो, तो वहाँ पर भी क्या होगा, जो नियम 5 है, नियम 6 है, उन सभी की शक्तियाँ यूज हो जाएंगी जो अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। 7वां तो आपने रिपीट हो चुका है। उसके बाद आता है अब आपका अपील ग्रहण करने के बारे में, ठीक है। तो अपील ग्रहण करने के बारे में सबसे पहला चीज आता है, रूल 9 में कहता है अपीलों के ज्ञापन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना, ठीक है। तो जब भी आप अपील फाइल करते हैं ना, जब आप अपील फाइल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आजकल ऑनलाइन हो गया, ठीक है ना, रजिस्टर तो फिर भी वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस रजिस्टर में यहाँ पे चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वह न्यायालय जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील होती है अपील के ज्ञापन को ग्रहण करेगा और उसके उपस्थापित किए जाने की तारीख रेखांकित करेंगे, यानी कि जिस तारीख को यहाँ पे क्या किया गया है उस अपील को, यानी कि मेमो को फाइल किया गया है, एडमिट किया जा रहा है, उस दिन क्या होगा, उस तारीख को रेखांकित किया जाएगा, उस तारीख को उसमें लिखना होगा और अपील को उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में चढ़ाएगा। यानी कि अपील जहाँ पर भी चढ़ाई जाती है ना, ठीक है ना,
जिस पुस्तक में जिस रजिस्टर में उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है वो सारी चीज़ उसका डिटेल लिखेगा। ठीक है, तो इस रजिस्टर को कहते क्या है, इस रजिस्टर को कहते हैं, इसी पुस्तक को अपीलों का रजिस्टर कहता है, मतलब कहलाएगी। ठीक है, तो अपीलों का रजिस्टर इसको कहते हैं। ये हो गया अपील के ग्रहण करने की पहली शुरुआत। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट, अपील न्यायालय का अपीलार्थी के खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा। यहाँ पे क्या होती है, जब आप अपील एडमिट करते हो ना, उसके बाद आता है कि उससे खर्चे लिया जाना। ठीक है ना, प्रतिभूति के रूप में जो खर्चे लिए जाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो, जब अपील न्यायालय कब ले सकता है इस प्रतिभूति को, प्रत्यर्थी का उपसंजात होने और उत्तर देने के बुलाए जाने के पहले। जब यहाँ पे प्रत्यर्थी यानी कि रिस्पोंडेंट यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं तब, या फिर तत्पश्चात प्रत्यर्थी के आवेदन पर, यानी कि जब यहाँ पे प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट उपस्थित हो चुके हैं, अपोजिट पार्टी आ चुकी है, तब वहाँ पे अपोजिट पार्टी यानी प्रत्यर्थी के आवेदन पर क्या किया जाएगा, अपील के, मूलवाद के या फिर दोनों के खर्चों के लिए प्रतिभूति अपीलार्थी से स्वविवेकानुसार मांग सकेगा। ठीक है ना, स्वयं विवेकानुसार यानी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे आ गई है, तो उसके लिए प्रतिभूति, खर्चों के लिए प्रतिभूति वहाँ पे मांगी जा सकती है। उसके बाद आता है जहाँ अपीलार्थी भारत के बाहर निवास करता है, यानी कि आपने अपील फाइल कर दी लेकिन अब जो अपीलार्थी है वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है। ठीक है, तो अगर इंडिया के बाहर है और उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, बाहर ही है, यानी कि या फिर उसकी प्रॉपर्टी भारत में तो है लेकिन इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिससे उसको तुष्टि कराया जाए, जो डिक्री है उसकी तुष्टि हो सके। ठीक है, तो वहाँ पर मान लीजिए जैसे 50 लाख की डिक्री हुई और इसके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे तो होगा नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, परंतु न्यायालय उन सभी मामलों में ऐसी प्रतिभूति की मांग करेगा जिनमें अपीलार्थी भारत के बाहर निवास करता है, यानी कि इसमें प्रतिभूति लेनी ही होगी। ठीक है ना, अपीलार्थी से यहाँ पे मांगेगा ही कोर्ट, और उसके पक्ष में उसके पास अपील से संबंधित संपत्ति से यदि कोई हो भिन्न, यानी कि जिस संपत्ति से अपील की जा रही है ना, उस संपत्ति के अलावा की बात की जा रही है, नहीं उस संपत्ति से प्रतिभूति नहीं ली जाएगी, उस संपत्ति के अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है भारत के भीतर, ठीक है, तब वहाँ पे उसको तो कर लिया जाएगा। यदि बाहर निवास करता है, प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, अपनी जो भी सिक्योरिटी है, जो भी न्यायालय डिसाइड करेगा वहाँ पे सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ठीक है ना, ये भारत के बाहर निवास करने वाले के लिए है। उसके बाद आता है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, जहाँ ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर नहीं दी जाती। एक तो आपको हमने पढ़ा है जो एग्जीक्यूशन की डिक्री है, ठीक है ना, उसको रोकना है तो वहाँ पे प्रतिभूति देनी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आता है कि प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर अगर आप नहीं देते हैं तो वहाँ पे न्यायालय क्या करेगा, अपील को नामंजूर कर देगा, यानी कि अपील को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल 11। अब रूल 11 क्या है, ये खारिजी के बारे में बात करता है, यानी कि खारिज कर देने के बारे में। निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील को खारिज करने की शक्ति, यानी कि जब यहाँ पे अपील सुना जाएगा ना, निश्चित कर लिया जाएगा, तो उसको निचले कोर्ट जो भी है उसको क्या किया जाए कि नोटिस भेजा जाता है कि हमने अपील को एडमिट कर लिया है। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेंगे, पहले तो अपील न्यायालय अपीलार्थी या उसके प्लीडर को सुनने के लिए दिन नियत करने के पश्चात, और यदि वह उस दिन उपसंजात होता है तो तदनुसार उसे सुनने के पश्चात अपील को खारिज कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सुनने के लिए या तो दिन नियत करेगा। ठीक है ना, जब दिन नियत कर लेता है कि इस तारीख को सुनेंगे, उसके पश्चात और यदि वह उस दिन उपसंजात होता है तो क्या करेगा, उसको सुनेगा, यानी कि अपीलार्थी को सुनेगा। भाई सुनता है तभी तो अपील को एडमिट करेगा। ठीक है, अगर बिना एडमिट करे तो सुनेगा नहीं है उस अपील को, तो पहले क्या करता है, पहले एडमिट करने के लिए इसको सुनेगा। तो वहाँ पे अगर उसको लगता है कि इसे कुछ बात है ही नहीं अपील में, कुछ अपील में दम ही नहीं है, ठीक है ना, फालतू का यहाँ पे अपील कर देते हो, तो उसको खारिज कर देगा। दूसरा आता है कि यदि नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो। अब मान लीजिए यहाँ पे जिस दिन कोर्ट लगी उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, तो किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है, या फिर किसी अन्य दिन को नियत कर दी गई कि इस दिन हम आपकी अपील को सुनेंगे। ठीक है, तो अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने के पश्चात उपसंजात ना हो, यदि मान लीजिए अपीलार्थी क्या है, जिसने अपील की उसी ने यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ, वही उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, न्यायालय आदेश करेगा कि भाई एक इसको खारिज कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे जब अपील लगाते हो, अपील में उपस्थित नहीं होते हो, तो क्या है केस, ठीक है, तो इसको यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है।
उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस नियम के अधीन अपील का खारिज किया जाना उस न्यायालय को सूचित किया जाएगा जिसकी डिक्री की अपील की गई। यानी कि अब जिसने भी यहाँ पे अपील की, जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है ना, अगर यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है इस नियम के अधीन रूल 11 के तहत, तो उस न्यायालय को क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। मान लीजिए जैसे ए नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, इसने डिक्री पारित की और इसकी अपील कहाँ हुई, बी नाम के कोर्ट में हो गई। अब बी नाम के कोर्ट ने क्या कर दिया, रूल 11 के तहत यहाँ पे इसको खारिज कर दिया केस को, तो यहाँ पे इसकी सूचना किसको जाएगी, ए नाम की कोर्ट को कि हमने इसको खारिज कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जो रूल 2 के अंतर्गत, ठीक है, रूल 2 में क्या किया जा रहा है, जो खारिज किया जा रहा है ना, इसको पुनः सुना जा सकता है आवेदन देने पर। तो आप जब देखेंगे, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए रूल 19, ठीक है ना, रूल 19 देखेंगे तो उसमें खारिजी को पुनः ग्रहण करने के बाद की गई है, ठीक है ना। इसको आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फोर्थ क्लोज, जहाँ कोई अपील न्यायालय जो उच्च न्यायालय ना हो, यानी कि किसी ऐसी न्यायालय में किया गया है अपील जहाँ पर जो उच्च न्यायालय नहीं है, यानी हाई कोर्ट नहीं है, उपनियम 1 के अधीन किसी अपील को खारिज करता है, वैसा करने के लिए अपने आधार को संक्षेप में लेखबद्ध करते हुए निर्णय देगा और निर्णय के अनुसार डिक्री लिखेगा। यानी कि जब उच्च न्यायालय अगर खारिज करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सीधा खारिज कर देगा कि उपस्थित नहीं हुआ, कुछ भी जैसा है। लेकिन यदि उस उच्च न्यायालय से भिन्न अगर कोई न्यायालय है, उससे निचले कोर्ट कोई भी है, अगर अपीलेट कोर्ट, और वहाँ पर अपील फाइल की जाती है, ठीक है ना, और उसके अधीन अगर न्यायालय खारिज करता है तो आधारों को भी संक्षेप में लिखेगा, ठीक है ना। समरी में क्या करेगा, उस ग्राउंड्स को लिखेगा जिसके आधार पर क्या करना है, उस डिक्री को, यानी उस अपील को खारिज कर रहा है, वो वहाँ पे निर्णय देगा और उसके अनुसार डिक्री लिखी जाएगी। ये हो गया आपका रूल 11, ठीक है। अब रूल 11A, अब उसी 11 की बात करता है, 11 का ही एक यहाँ पे आगे के बढ़ा के दिया हुआ है, 11A जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। ये 11A कब जोड़ा गया है आप देखेंगे तो यहाँ पे 1976 में यहाँ पे जोड़ा गया है, जो 1/2/1977 से यहाँ पे प्रभावी में आया है। समय जिसके भीतर नियम 11 के दिन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे टाइम बता दिया कि इस दिन टाइम के भीतर रूल 11 के दिन क्या करना होगा, सुनवाई करनी होगी। प्रत्येक अपील नियम 11 के दिन यथासंभव शीघ्रता से सुनी जाएगी, यानी कि स्पीडियस यहाँ पे बताया गया है, एक्सपीडियसली यहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है, शीघ्रता से सुनी जाएगी। और ऐसी सुनवाई को उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन फाइल किया गया, नहीं जिस तारीख को आपने अपील फाइल की है उस तारीख से 60 दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि लिमिटेशन बता दी कोर्ट के लिए कि आप क्या करेंगे, 60 दिन के भीतर यहाँ पे पूरी तरह से सुनवाई को निपटारा करने का प्रयास करेंगे, एक्सपीडियसली यहाँ पे सुना जाएगा, ठीक है ना। तो ये शीघ्रता से सुना जाएगा और 60 दिन के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना, ट्राई किया जाएगा। भाई नहीं निपटे तो उसके बाद अलग है, लेकिन यहाँ पर पूरी ट्राई किया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा, एफर्ट लगाया जाएगा कि 60 दिन के भीतर क्या कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कब से, अपील के ज्ञापन फाइल किए जाने की तारीख से। उसके बाद आता है रूल 12। रूल 12 क्या कहता है, अपील की सुनवाई के लिए दिन। यदि अपील न्यायालय ने 11 के अधीन अपील को खारिज ना कर दे, ठीक है, अपील खारिज करती है तो भैया तो कोई बात ही नहीं है, आगे का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने अपील को एडमिट कर ली, सुन लिया, अपील को एडमिट कर लिया, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वो अपील की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा, ठीक है ना, कि इस तारीख को क्या होगा, यहाँ पे सुनवाई के लिए दिन लगा देते हैं, इस तारीख को हम अपील को सुनेंगे, ठीक है ना। एडमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे आता है रूल 2 कि ऐसा दिन न्यायालय के चालू कारोबार को ध्यान में रखते हुए नियत किया गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन कोर्ट खुलेगा उसी दिन यहाँ पे डेट लगाई जाएगी, वो हो गया। रूल 13 यहाँ पे रिपीट हो चुका है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे रूल 14। रूल 14 क्या कहता है, अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील। अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा कि इस तारीख को सूचित, यानी कि इस तारीख को अपील सुनी जाएगी, ठीक है ना, उसकी सूचना और का प्रकाशन किया जाएगा और तामील की जाएगी। तो जिस यानी नियम 12 के अधीन नियत किए गए दिन सूचना अपील न्याय सदन में लगाई जाएगी, यानी जिस दिन अपील सुनना है ना उस तारीख को क्या किया जाएगा, अपील की न्याय सदन में लगाई जाएगी और वैसी ही सूचना अपील न्यायालय द्वारा उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई है। यानी कि जैसे कि ए नाम के डिक्री कोर्ट की डिक्री की अपील की गई है तो इसको भी सूचित की जाएगी कि इस तारीख को यहाँ पे अपील सुना जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्यर्थी पर और या अपील न्यायालय में उसके प्लीडर या उसकी तामील
उस रीति से की जाएगी जो उपसंजात होने और उत्तर देने के समलों के प्रतिवादी पर तामील करने के लिए उपबंधित है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसंजात होने के लिए भी नोटिस जारी किया जाएगा। किसको? प्रत्यर्थी को। भाई रिस्पोंडेंट को ही तो सुना जाएगा, बिना रिस्पोंडेंट के अकेले एक पार्टी कैसे सुन लेंगे? तो वहाँ पर भी उसको तामील करने के लिए यहाँ पे सुना जाएगा। और इस समन को और तामील विषय कार्रवाई को लागू सभी निर्दिष्ट सूचना के तामील को लागू होंगे। यानी कि जो समन के तामील के लिए लागू होते हैं ना, कि उसको भेजना है उसको ताकि पता चल जाए कि उसके खिलाफ केस बना हुआ है, ठीक है, अपील फाइल हुई है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सूचना जारी होगी। सूचना के तामील के लिए भी उसी प्रकार की यहाँ पे पूरी शक्ति यूज होगी। ठीक है, जैसे ऑर्डर 5 में आप देखेंगे ना, तो ऑर्डर 5 में समन की तामील के बारे में बताया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सूचना की तामील की जाएगी। किस पर? प्रत्यर्थी पे, यानी रिस्पोंडेंट पे। उसके बाद आता है सब रूल 2। यहाँ पे क्या कहता है, अपील न्यायालय स्वयं सूचना की तामील करवा सकेगा। यानी कि जो अपीलेट कोर्ट है वो चाहे तो स्वयं भी सूचना की तामील करवा सकता है। ठीक है ना। कहते हैं जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है उसे सूचना भेजने के बजाय अपील न्यायालय प्रत्यर्थी पर या उसके प्लीडर पर सूचना की तामील पर निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन स्वयं करवा सकते हैं, यानी स्वयं वो करवा देगा, न्यायालय के ऊपर रहता है। ठीक है ना। तीसरा आता है प्रत्यर्थी पर तामील की जाने वाली सूचना के साथ अपील की ज्ञापन की प्रति होगी। अब यहाँ पर बात करें, जिस प्रकार से आप देखेंगे ऑर्डर 5, ठीक है ना, ऑर्डर 5 रूल 2 में दिया गया है कि जब समन की तामील की जाएगी ना, तो उस समन के साथ क्या होगी, एक वाद पत्र की प्रति होती है। ठीक है ना, वाद पत्र की प्रति होगी ताकि सामने वाले को पता चले कि आपने क्या केस बनाया है, क्या ग्राउंड्स लिए हैं, तभी तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, जवाब दावा पेश करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है उसी प्रकार से कि प्रत्यर्थी पर यानी जो रिस्पोंडेंट है उस पर समन तामील किए जाने वाली सूचना के साथ, यानी कि उस वहाँ पर समन लिखा हुआ है, यहाँ पर सूचना जारी हो रही तो सूचना है, तो सूचना के साथ अपील के ज्ञापन की एक प्रति होगी, यानी कि मेमो ऑफ अपील की यहाँ पे एक फाइल होगी। ठीक है ना, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं, लेकिन में शॉर्ट में मेमो बोल देते हैं। ठीक है ना, मेमो ऑफ अपील। तो यहाँ पे अपील के ज्ञापन की एक प्रति होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, उपनियम 1 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए, यानी कि उपनियम 1 में जो भी चीज़ें बताई हैं उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे किसी अपील के अनुसांगिक किसी कार्रवाई सूचना की तामील अपील न्यायालय में प्रथम बार पक्षकार बनाए गए व्यक्ति से भिन्न, यानी कि जो प्रथम बार पक्षकार बनाए गए थे ना अपील में, उससे भिन्न किसी प्रत्यर्थी पर करनी आवश्यक नहीं होगी। यानी कि अनुसांगिक किसी कार्रवाई की सूचना यहाँ पे उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, देना आवश्यक नहीं है। जो वहाँ पे प्रथम बार पक्षकार बनाए गए थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके अलावा किसी अन्य प्रत्यर्थी पर, रिस्पोंडेंट पर उसमें तामील करने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना ही। उसके बाद आता है आपका उपनियम 5। उपनियम 4 में कोई बात अपील में निर्दिष्ट प्रत्यर्थी को उसका प्रतिवाद करने से वर्जित नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या है, जब रिस्पोंडेंट, ऐसे रिस्पोंडेंट जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया था, ठीक है ना, पहली बार, तो वहाँ पर भेजना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, सूचना। लेकिन अब ये सूचना भेजना आवश्यक नहीं, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि जो उसका प्रतिवाद नहीं कर सकता, यानी अपना डिफेंस नहीं कर सकता। ठीक है, डिफेंस कर सकता है वो व्यक्ति, लेकिन आवश्यक यहाँ पे नहीं है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें रूल 15 की। रूल 15 तो यहाँ पे रिपील्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सुनवाई की प्रोसीजर के बारे में। ठीक है ना, रूल 16 से। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।